हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आशा वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 68वां भाग। साधना जी ने रणविजय को जो कार्ड दिया था वह रानावत की ही एक एंडरटेक कंपनी का था। ये कंपनी शुरुआती दिनों में रणधीर जी ने ही बनाई थी, जिसको ऊंचाइयों तक ले जाने का काम साधना जी और रणधीर जी ने मिलकर किया था। बाद में जब रणधीर जी ने रणविजय की मां के साथ शादी की तो ये कंपनी पूरी तरह से साधना जी के नाम कर दी और साथ में कंपनी की संरचना में उसके आर्थिक हितों को ध्यान रखते हुए कुछ बड़े फेरबदल भी किए। कहने को तो ये कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र थी, लेकिन रानावत के आर्थिक हित इस कंपनी के साथ जुड़े थे और इस कंपनी को रानावत ग्रुप के साथ इस तरह से अटैच कर दिया कि कोई चाह कर भी इस कंपनी को बंद नहीं करा सकता था और ना ही इसके अधिकार छीन सकता था और ना ही ये कंपनी रानावत से अलग होकर स्वतंत्र काम कर सकती थी। रानावत से अलग होने के बाद भी ये कंपनी रानावत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी और वही हाल इस कंपनी का भी था। बिना रानावत के लेबल निशान के इस कंपनी की खुद की अपनी कोई पहचान नहीं थी और यह सब कुछ रणधीर जी साधना जी को अपने साथ रखने के लिए किया था। आज साधना जी ने कंपनी पूरी तरह से रणविजय के नाम करके रणधीर जी को उनकी ही बात या चाल में लपेट दिया था। खेल वही था, बस मोहरें बदल गई थी। रणधीर जी चाहकर भी रणविजय को हटा नहीं सकते थे, क्योंकि यह सब कुछ फेरबदल अपने पिता की तेज नजरों से साधना जी को बचाने के लिए उन्होंने खुद किया था। साधना जी की इस हरकत को समझने के बाद रणधीर जी ऊपर से गुस्सा तो हुए थे, पर मन ही मन रणविजय की इस नई पारी को लेकर चिंतित भी थे। तारांकन 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 तारांकन। रणविजय, तुम कहाँ थे अब तक? घर के अंदर आते ही ईशानी ने रणविजय से पूछा। बता रहा हूँ यार, जिंदगी कहाँ है, पहले ये तो बताओ। रणविजय ने रिलैक्स होकर जवाब दिया। तुम्हारा इंतजार करते करते बेचारी सो गई है, ईशानी ने बताया। रणविजय ने अंदर कमरे में जाकर अपनी सोती हुई बेटी को प्यार किया। और अब जल्दी से तुम ये बता दो कि तुम कहाँ थे, पर प्लीज पार्ट टाइम जॉब का वह बेकार बहाना मत बनाना, ईशानी ने पहले ही उसे चेताया। अब मुझे पार्ट टाइम क्या, उस फालतू फुल टाइम जॉब की भी जरूरत नहीं है, रणविजय मुस्कुराते हुए बोला और ईशानी के हाथ में साधना जी के दिए हुए कार्ड को रख दिया। खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी के पैरों में वो पायल पहनने लगा। यह क्या है रणविजय, ईशानी ने कार्ड को उलट पुलट कर देखते हुए पूछा। जवाब में रणविजय ने उसे पूरी बात बता दी। ईशानी तुरंत कार्ड लेकर लैपटॉप पर इस कंपनी को सर्च करने लगी। काम बहुत मुश्किल है, ये कंपनी बहुत घाटे में चल रही है और उसके साथ साथ कंपनी की हालत भी सही नहीं है, ईशानी ने कहा। जानता हूँ, पर हमें सब कुछ करना है, रणविजय ने ईशानी को अपनी बाहों में समेटे हुए कहा। पर कैसे होगा ये सब, कुछ सोचा भी है, ईशानी परेशान हो गई। मैं सोच रहा था कि अब जिंदगी बड़ी हो गई है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर फिर से अपना काम शुरू कर दें, रणविजय ने अपने होठों को ईशानी के गले के आसपास घुमाते हुए कहा। रणविजय, होश में आओ, मैं यहाँ तुमसे इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ तो तुम्हें ये सब सूझ रहा है। एक तो संभल नहीं रही और तुम्हें बच्चों की प्लानिंग करनी है, ईशानी ने हल्की झूठी नाराजगी से कहा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ अपने फ्यूचर की लंबी चौड़ी प्लानिंग करना चाहता हूँ, उसने ईशानी को अपनी बाहों में उठाया और सीधे बेड पर ले जाते हुए बोला। फ्यूचर को सुरक्षित करने से पहले हमें अपना प्रेजेंट सोचना होगा रणविजय, ईशानी का दिमाग अभी भी वही अटका हुआ था। वही तो मैं अपना प्रेजेंट पहले खुशहाल बनाना चाहता हूँ, रणविजय के होठ अब ईशानी के शरीर पर हरकत कर रहे थे। वही ईशानी को झुंझलाहट हो रही थी क्योंकि उसका दिमाग इस समय सबसे ज्यादा अपने घर की हालत को लेकर चिंतित रहता था। ये काम तो तुम रोज करते हो, ईशानी ने हल्के हल्के गुस्से में रणविजय को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये काम तो हम रोज ही करते हैं, मैं दूसरे काम की बात कर रहा हूँ,
ईशानी की इस हरकत से रणविजय चिढ़ गया, लेकिन फिर भी वह अपना मूड नहीं खराब करना चाहता था। मतलब उद्धरण चिन्ह, मतलब ये कि इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है और मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी मेरे साथ रेगुलर ऑफिस चलो। मैं फैक्ट्री देख लूँगा और तुम ऑफिस संभाल लेना। रणविजय ने अपनी प्लानिंग बताई। इट्स ग्रेट, ईशानी ने कहा। मेरी प्लानिंग तो हमेशा ही ग्रेट होती है, पर तुम समझती नहीं हो। रणविजय ने अपनी उंगलियां ईशानी के चेहरे के आसपास फिराते हुए कहा। मैं सब समझती हूँ और अभी भी मैं तुम्हारी इरादे समझ रही हूँ। ईशानी हंसते हुए बोली, तो फिर नखरे क्यों करती हो? रणविजय ने अपने होंठ ईशानी के होठों के पास ले जाते हुए कहा। मेरी बात, ईशानी के शब्द उसके गले में ही फंस कर रह गए। रणविजय ने अपने होठों से उसका मुंह बंद कर दिया था। काफी दिनों के बाद रणविजय काफी पुरसुकून था, लेकिन ईशानी को पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर रणविजय की बढ़ती हुई बेताबियों ने उसे कुछ सोचने लायक ही नहीं छोड़ा था। दोनों एक दूसरे के प्यार और साथ को महसूस करते हुए नींद की गहरी वादियों में उतर चुके थे। अब आने वाले दिन का सवेरा दोनों के लिए एक नई चुनौती लेकर आने वाला था, जिसके लिए दोनों ही अब अपने आप को तैयार कर रहे थे। तारांकन 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 तारांकन। सब कुछ बताते बताते एक पल के लिए आदित्य रुका। इसके बाद क्या हुआ था चाचू? शिवम ने उतावलेपन से पूछा। इसके बाद चाचू और ईशानी आंटी की लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया होगा ना? तो फिर यह सब? शिवम कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, पर आदित्य के चेहरे पर एक गहरे दुख की लकीर साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बांध तोड़कर निकल आने के लिए बेताब थे। उसने बेदर्दी से अपने दांतों से निचले होंठ को कुचला और आगे कहना शुरू किया। कुछ ठीक नहीं हुआ था शिवम, अब तो बर्बादी की शुरुआत हुई थी। दिन बीते जा रहे थे। ईशानी और रणविजय ने अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। हम लोगों को सब यही लगता था कि इन दोनों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाहर से ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल की तरह लगते थे। जिम्मेदारियां बड़ी थी, इस वजह से दोनों एक दूसरे को टाइम भले ही ना दे पाते हो, पर फिर भी इन लोगों की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा ही सबके मन में था। पर अंदर की सच्चाई सिर्फ यही दोनों जानते थे और मुझे भी यह बात पता नहीं लगती। अगर मैं उस दिन अपनी शादी का कार्ड देने खुद रणविजय के घर नहीं जाता। आदित्य ने कहा। ऐसा क्या आपने देख लिया था उस दिन? शिवम ने पूछा। रणविजय अपना घर मिडटाउन से अलग इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्ट कर लिया था। इस कारण हम लोगों का वहां आना जाना बहुत ही कम हो पाता था। पूछने पर रणविजय ने ये कहा कि वहां से ऑफिस नज़दीक पड़ता है, इसलिए ईशानी को आने जाने में सुविधा होगी। पर बात यह नहीं थी। रणविजय ने मार्केटिंग देखने के बहाने रानावत ग्रुप का काफ़ी काम अपने जिम्मे ले लिया था। वो कई दिनों तक घर नहीं जा पाता था। रणविजय के दिन और रात कब कहाँ किस ऑफिस में बीत जाते थे, ये किसी को नहीं मालूम था। रणविजय दिन रात अपनी कंपनी को खड़ी करने के लिए और रानावत की गिरती हुई साख को बचाने के लिए मेहनत कर रहा था, और इसी बीच उसे ऐसा कुछ मालूम पड़ा जिससे उसे लगा कि ईशानी और शिवी की जान को खतरा हो सकता है। ईशानी को इस चीज़ की जानकारी ना हो, ईशानी इन सब चीज़ों को लेकर कहीं परेशान ना हो जाए, इसलिए उसने ईशानी को वहां शिफ्ट कराया था। आदित्य ने कहा। फिर जब मैं उनके घर गया था तो दोनों आपस में लड़ रहे थे। ईशानी ने तलाक का केस कोर्ट में दायर कर दिया था। आदित्य ने बेहद बुझे हुए आवाज में बताया। क्या तलाक? शिवम के तो पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। अब आखिर क्या कारण था जो दो प्यार करने वाले जिन्होंने एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी वफादारी निभाने की कसम उठाई थी वो अलग होने वाले थे, और उसमें भी सबसे बड़ा इल्जाम कि एक ने दूसरे के ऊपर बेवफाई का लगाया था। क्या थी वफा की कसौटी और कौन उतरा था इस पर पूरा और किसकी हुई थी आजमाइश? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।